हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, राइट। सो सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर की कितना हम डेट यूज़ कर रहे हैं और कितना हम इक्विटी का यूज़ कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों ही डिफरेंट टर्म है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जितनी टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ कंपनी ने इशू की है, और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी डेट और इक्विटी हम किस रेशियो में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम जो है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का जो हम देखते हैं कि उनके बीच में हमारा क्या प्रपोर्शन होगा। जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो देखता है कि हम इस तरह से जो है इस रेशियो में यूज़ करें डेट और इक्विटी का, जो कंपनी का रिस्क है वो मिनिमम हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मिनिमम हो और फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो, राइट। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होना चाहिए, डेट इक्विटी का क्या रेशियो होनी चाहिए, तब ये फाइनेंशियल मैनेजर जो है डिटरमाइन करता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, पहले स्टडी करता है कि हमारी जो फर्म का साइज़ क्या है, नेचर क्या है, हमारी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कितनी है, लाइफ साइकिल ऑफ फर्म की क्या स्टेजेस चल रही हैं, कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये वेरियस डिटर्मिनेंट्स है, वेरियस फैक्टर है जो हमारी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रोपोर्शन को सेट करने में हमारे जो है अफेक्ट करती है। कॉर्पोरेट टैक्स का रेट क्या है, रिटेनिंग कंट्रोल कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, का एसेट स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये सारे हमारे डिटर्मिनेंट हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। इसमें हमारी बेसिकली 4 थ्योरी आती है, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, यानी जो ये ऊपर वाली दो है ये दोनों ही किसने दी है, डेविड डूरन ने दी है, और ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल ही अपोजिट है। तो सबसे पहले इन्होंने दी थी नेट इनकम थ्योरी। नेट इनकम थ्योरी, और आप इसको नेट इनकम अप्रोच भी बोल सकते हो, और इसको हम और क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी थ्योरी भी बोलते हैं। किसने दी है, ये डेविड डूरन ने दी है। सो ये थ्योरी क्या कहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ करना चाहिए, डेट इज चीपर देन इक्विटी, ठीक है। तो ये किसके फेवर में है, ये डेट के फेवर में है, और ये रेलिवेंट थ्योरी है। इसमें कुछ जो है इरेलीवेंट होगी, कुछ होंगी रेलिवेंट। कुछ कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर पे जो है इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, और कुछ कहती है नहीं पड़ता। जो कहती हैं पड़ता है वो दैट इज़ रेलिवेंट, जो कहती है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या होती है, इरेलीवेंट होती है। तो नेट इनकम जो थ्योरी है ये क्या कहती है, ये है रेलिवेंट थ्योरी है हमारी, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। सो ये कहती है कि अगर अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमने डिक्रीज़ करना है तो कंपनी को डेट ज़्यादा प्रोपोर्शन में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी फाइनेंस, राइट। ये कहती है कि जैसे जैसे हम डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती है एंड वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होती है। तो एक तरह से हम डेट का प्रोपोर्शन यूज़ जो है इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या, हाँ, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, वो कम हो रही है, और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होती है। तो दोनों चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए यह थ्योरी क्या है, ये रेलिवेंट थ्योरी है। तो तब ये दी थी, इसकी कुछ अजम्पशन भी थी। अब हर थ्योरी की कुछ ना कुछ अजम्पशन होगी, कुछ ना कुछ वो अज्यूम करके चलते हैं कि ये कंडीशन होगी, ये चीज़ होगी, ये नहीं होगी। तो ऐसे ही कुछ अजम्पशन है इस थ्योरी की, वो क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये मान के चलते हैं कि जो डेट की कॉस्ट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट हमारे क्या कहते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम ज़्यादा डेट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनको ये नहीं लगता कि भाई हमारे लिए ज़्यादा रिस्की है या कुछ भी, ठीक है। तो उनको वो इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर इज़ नॉट चेंज्ड बाय द यूज़ ऑफ डेट। थर्ड इसकी अजम्पशन क्या कहती है कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। इसकी फिगर देख लेते हैं हम। देखो ये हमारी क्या है, जो के ई से हमने लिखा हुआ दैट इज़ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। K0 इज
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड KD इज कॉस्ट ऑफ डेट। तो जैसे जैसे हम डेट का यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, राइट। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है जैसे जैसे हमने डेट का यूज़ किया। अब देखो जो ये वाला डिफरेंस जहाँ पे मिनिमम होएगा, ठीक है, जहाँ पे ये डिफरेंस मिनिमम होगा, जहाँ पे KD और K0 में कम से कम डिस्टेंस होगा, कम से कम डिफरेंस होगा, वहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। ये थ्योरी ये चीज़ कहती है, ठीक है। तो आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिफरेंस होगा, बहुत कम गैप होगा, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, K0 यानी यहाँ पे हमारा जो K0 लिखा है यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या आप इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाई V। EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड V हमारा यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म। फिर आती है हमारी सेकेंड थ्योरी हमारी क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये भी किसने दी है, डेविड डूरन ने दी है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इररेलेवेंट थ्योरी भी बोलते हैं। इररेलेवेंट थ्योरी का मतलब है कि वैल्यू ऑफ अ फर्म इज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जो हमारी फर्म की वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल स्ट्रक्चर से। सो ये भी उसी ने दी है, ठीक है। अब इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला कि अगर हम डेट इंक्रीज करेंगे तो शेयर होल्डर हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, कि कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो सोचेंगे कि हमें भी ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि डेट जो है वो चीपर सोर्स तो है फाइनेंस का, बट जो है अगर हम इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे तो शेयर होल्डर ज़्यादा डिमांड, जो शेयर होल्डर है वो ज़्यादा डिमांड करेंगे डिविडेंड की, ठीक है, और फिर वो वही बात आ जाएगी, ये इक्वल हो जाएंगे। दस देयर इज ए नथिंग एज एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कहते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा कुछ नहीं होता, हर कैपिटल स्ट्रक्चर अपने आप में ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। अभी नेक्स्ट तब हम इसका डायग्राम करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक बार आप इसका अजम्पशन देख लो क्या कहती है। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या कहती है कि हम ये नहीं देख रहे कि हमने डेट कितना यूज़ किया, इक्विटी कितना यूज़ किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म बाय इन्वेस्टर इज डन एज एन एग्रीगेट एंटिटी, कि हम ओवरऑल देख रहे पूरा मिलाकर कि क्या बन रहा है, ठीक है। हम अलग अलग नहीं देख रहे डेट और इक्विटी को, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो द मार्केट कैपिटलाइजेज द वैल्यू ऑफ फर्म एज अ होल, राइट। सेकेंड अजम्पशन क्या कहती है कि द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वही है कि जो कॉस्ट पड़ रही है हमें डेट की वो कम पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। और एक और अजम्पशन आप इसमें ऐड कर लेना, वो क्या है, अपने नोट्स बना लेना। ये आप अगर जो सुन रहे हो बस वही लिख लो, वही याद कर लो, इनफ है। चाहे आप UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपने MCOM BCOM के लिए पढ़ रहे हो, तो ये सफिशिएंट है। अगर आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप इतना कर लो। तो इसमें एक अजम्पशन और ऐड कर लेना कि कैपिटल स्ट्रक्चर के हर लेवल पर बिजनेस रिस्क जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, इसलिए जो कैपिटलाइजेशन रिमेन्स, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। दोबारा बोल रही हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर के हर लेवल पे बिजनेस रिस्क जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। अब देख लेते हैं हम इसका डायग्राम। ये देखो, ये क्या कहते, ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट, ओवरऑल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम डेट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे और जो हमारी इक्विटी की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो मेनली ये क्या कहता है, विद द इंक्रीज इन डेट प्रोपोर्शन द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी रिमेन्स अनचेंज्ड बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज, राइट। तो ये क्या होगी कि इससे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या अप्रोच क्या है, इररेलेवेंट अप्रोच है। नेक्स्ट हमारी आती है ट्रेडिशनल अप्रोच।
ट्रेडिशनल अप्रोच है मिडवे ऑफ एनआई अप्रोच एंड एनओआई अप्रोच, यानी जो हमने अभी दोनों अप्रोच स्टडी करी है उन दोनों के बीच की है, ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसीलिए इसको इंटरमीडिएट अप्रोच भी हम बोलते हैं। ये हमारी रेलिवेंट अप्रोच है, ये किसने दी थी, ये दी थी इजरा एंड सोलोमन ने दी थी, ठीक है। तो ये अप्रोच क्या कहती है कि एक टाइम पे डेट यूज़ करते हैं तो उससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होती है और वैल्यू ऑफ फर्म जो हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रही है, पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रही है। बट एक टाइम लिमिट के बाद ऐसा होता है कि ये हमें उल्टा रिजल्ट देने लग जाती है कि अगर हम डेट का इंक्रीज करते हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमारी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। सो हमें दोनों का, डेट और इक्विटी का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ना तो तुम ज़्यादा इक्विटी लो ना तुम ज़्यादा डेट लो, दोनों का प्रॉपर यूज़ करो, ये कहती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखो पहले क्या हो रहा था कि हमने जैसे जैसे हमारी जो है डेट यूज़ करे तो ठीक है, हमारी इक्विटी की भी कॉस्ट और जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। बट ये सेकंड स्टेज के बाद क्या हो रहा है, सारी कॉस्ट, चाहे वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, हम डेट की बात करें, इक्विटी की बात करें, सारी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। थर्ड स्टेज पे जाकर ये हमें उल्टा रिजल्ट देने लग जाती है। तो ये क्या कहते हैं, हमें इस तरह से दोनों का यूज़ करना है जहाँ पे ये जो तीनों है ना, जहाँ पे ये मिनिमम है अपने लाइन में, ठीक है, तो वो वहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये हमें यूज़ करना चाहिए जहाँ पे ये क्या है, मिनिमम है, राइट। सो रेंज ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, जहाँ पे KD, K0, KE एट इट्स मिनिमम पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं इसकी अजम्पशन पे। इसकी अजम्पशन क्या क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कांस्टेंट रहेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर भी कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। सो ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या ये रेलिवेंट है? अब आती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच। और इसके अंदर भी दो अप्रोच है, इस बंदे ने भी दो ही अप्रोच दे दी। पहले में इसने कहा कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती इन दी एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरी फिर इन्होंने अप्रोच दी कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि देखो टैक्स के बिना कहाँ, टैक्स तो हर इनकम पर लगता है ना। फिर ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। फिर इन्होंने जो है दूसरी अप्रोच दी, ठीक है। तो हम ये जो है दो पार्ट में स्टडी करेंगे MM अप्रोच। एक में कि भाई हम ये मान के चलेंगे कि जो है टैक्सेस नहीं है, और दूसरी में मान के चलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पे जो हमारी फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, तो वो क्या होगी, वो इरेलीवेंट होगी। और जब हम बोलेंगे कि भाई हाँ कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या होगी, रेलिवेंट होगी। सो यहाँ पे हमारी अजम्पशन क्या क्या है कि जो कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट है, होमोजीनियस रिस्क क्लासेस ऑफ फर्म की सारी ही फर्म के लिए जो है इक्वल जो है रिस्क है, सबके लिए सेम ही है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि कैपिटल मार्केट जो परफेक्ट है इसका मतलब क्या है। मतलब कि जितने भी इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रैशनल है, वो खुद के दिमाग से सोच रही है, नहीं कि फालतू में कोई भी डिसीजन लिए जा रहे हैं पागलों की तरह। वो अच्छे से सोच समझकर जहाँ पे उनको मैक्सिमम बेनिफिट लगता है अपना, वो डिसीजन वो ले रहे हैं। कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, और इन्वेस्टर कैन ईजिली गेट लोन्स, ठीक है। और जितना भी प्रॉफिट है वो फर्म जो है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, यानी पे आउट रेशियो इज़ 100%। कोई भी जो है वो अपने पास रिटेन करके नहीं रखेगी, जितना प्रॉफिट हुआ वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, राइट। तो ये थी इसकी अजम्पशन। अब पढ़ लेते हैं। अब देखो फर्स्ट हमने क्या बोला, इन दी एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। यहाँ पे जो है दिस कैन बी जस्टिफाइड बाय आर्बिट्रेज प्रोसेस। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी मोदिग्लानी अप्रोच है ये किस चीज़ को फॉलो करती है, ये आर्बिट्रेज प्रोसेस को फॉलो करती है। सो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ अ फर्म इज़ नॉट अफेक्टेड इट्स मार्केट वैल्यू, कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उससे हमारी जो मार्केट वैल्यू है फर्म की उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ये हमारी जो है किसके सिमिलर है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के सिमिलर ही है जब हम टैक्स को इग्नोर कर देते हैं। सो ये क्या कहते हैं, अगर हम डेट इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म एंड वैल्यू ऑफ लिवरेज्ड फर्म में जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा और वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड की वजह से कंपनी को बेनिफिट मिलने लग जाएंगे, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव देने लग जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो उतनी ही रहेगी, इसलिए ये क्या है, इररेलेवेंट है। अब आपके डाउट यहाँ पे होगा अनलिवरेज्ड फर्म का मतलब क्या होता है। अनलिवरेज्ड फर्म का मतलब होता है कि हम कोई भी डेट यूज़ नहीं कर रहे, टोटली हम जो है इक्विटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो होती है हमारी अनलिवरेज्ड फर्म। लिवरेज्ड फर्म जब हम इक्विटी भी डेट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अनलिवरेज्ड में हम कोई भी डेट का प्रोपोर्शन जो है यूज़ नहीं करते, तो वही चीज़ जो है इसमें बोली गई है। तो बेसिकली आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिवरेज्ड फर्म होती है और इससे जो है कैपिटल स्ट्रक्चर पे इन चीज़ों का जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद इन्होंने दूसरी थ्योरी दी, ये जो है आई थिंक सो 1963 में आई थी, और जो इन्होंने पहली टैक्स वाली दी थी वो आई थी 1950 में और ये 1963 में। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो हमने पहले एज्यूम किया कि टैक्स नहीं है, बट इन रियल वर्ल्ड दिस इज़ फार फ्रॉम द ट्रुथ, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इन्होंने एक और थ्योरी दी जिसमें टैक्सेस को जो है कंसीडर किया। इसमें ये क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ लिवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म प्लस टैक्स शील्ड ऑन डेट। तो इसमें इन्होंने टैक्स को भी ऐड कर दिया। हायर द अमाउंट ऑफ डेट इज हायर द वैल्यू ऑफ कंपनी, ये चीज़ इन्होंने इसमें बोली और कॉर्पोरेट टैक्स को कंसीडर किया। और ये थ्योरी जो है रेलिवेंट है, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डेट का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगी, हमारी कंपनी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। मेन डिफरेंस दोनों में याद रखना, वहाँ पे जो है आपने क्या किया था, टैक्स को कंसीडर नहीं किया था इसमें, और जो इन्होंने बाद में दी इसमें क्या किया, इन्होंने टैक्स को कंसीडर किया। पहले वाले में क्या था, लिवरेज्ड फर्म और अनलिवरेज्ड फर्म दोनों की वैल्यू क्या थी, इक्वल थी। इसमें क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ लिवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म प्लस टैक्स शील्ड ऑन डेट, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे ली। तो बेसिकली आपका जो ये फॉर्मूला है कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारा आता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, जहाँ पे जो हमारी मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम होगी, यानी कम से कम होगी, और मार्केट वैल्यू पर शेयर जो हमारी ज़्यादा होगी, एट मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। अब जो है नेट के पेपर में तीन जो हमारी एमएम अप्रोच है, इसमें तीन प्रोपोजिशन आती है, प्रोपोजिशन 1, प्रोपोजिशन 2 एंड 3, ठीक है। और ना इस पे काफ़ी टाइम जो है ये क्वेश्चन आता है कि बताओ भी ये कौन सी प्रोपोजिशन में आती है ये वाली चीज़। तो फर्स्ट जो प्रोपोजिशन है वो क्या कहती है, टैक्स नहीं होंगे और वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिवरेज्ड फर्म होगी इंडिपेंडेंट टू कैपिटल स्ट्रक्चर। सेकेंड प्रोपोजिशन क्या कहता है, अगर हम डेट इंक्रीज करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर परसीव है हायर रिस्क एंड दे एक्सपेक्ट हायर रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद इसका जो थर्ड प्रोपोजिशन है वो क्या कहता है कि ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए यहाँ पे जो कंपनी बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होंगी बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस, ठीक है। ड्यू टू आर्बिट्रेज अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच वैल्यू ऑफ लिवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है, यानी वो कब हम उसको मानेंगे कि वो अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है, सिंपल होगा, फ्लेक्सिबल होगा, रिस्क मिनिमम होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम से कम जिसमें लगे, सफिशिएंट लिक्विडिटी हो, ना ज़्यादा ना कम, और रिटेनिंग कंट्रोल हो, ठीक है, और अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो उस पर, उन सब चीज़ों को हम अवॉइड करें।
सो गाइस ये था हमारा पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी जो मैंने आपको करवाई। आई होप क्लियर होगी हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। यहाँ पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, आप चैनल को विजिट कर देखिए। और एफएम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपने अगर और वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, तो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो जो भी आप स्टडी करना चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। कुछ इसके लिए आप कुछ बोलना चाहते हो, कोई कमेंट्स करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में कोई भी फीडबैक देना चाहते हो, कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। एंड बस यही बोलना है। और इतने एफर्ट करते हैं यार, तो वीडियो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, तो प्लीज़ कर देना। बाय बाय।